यूरोप में एक बार फिर एक बेहद संवेदनशील और विवादित मुद्दा बहस के केंद्र में है, यौन व्यापार। फ्रांस और इटली जैसे बड़े यूरोपीय देश अब उस व्यवस्था पर दोबारा सोच रहे हैं जिसे उन्होंने खुद दशकों पहले खत्म किया था। सवाल उठ रहा है कि क्या यौन व्यापार को वैध बनाना एक समाधान है या फिर ये पुराने घावों को फिर से हरा कर देगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने महिलाओं के शोषण और मानव तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए थे। फ्रांस में 1946 का मार्थे रिचर्ड कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके तहत करीब 1400 ब्रोथल बंद कर दिए गए। मकसद साफ था, महिलाओं को जबरन इस पेशे में धकेलने से रोकना, हिंसा और बीमारियों पर काबू पाना। आज भी फ्रांस में यौन व्यापार सीधे तौर पर अवैध नहीं है, लेकिन ग्राहक को सजा देकर इस पेशे को हतोत्साहित किया जाता है। यानी सिस्टम ये मानता है कि मांग कम होगी तो ये कारोबार खुद ब खुद कमजोर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मॉडल सच में काम कर रहा है या इससे यौन व्यापार में शामिल महिलाएं और ज्यादा असुरक्षित हो गई हैं। फ्रांस में इस बहस को हवा दी है नेशनल रैली पार्टी ने, जो चुनावों में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। पार्टी एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जिसका मसौदा जॉन फिलिप टेंगी ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक यौन व्यापार में शामिल महिलाएं अपना काम खुद चला सकेंगी बिना किसी दलाल के। समर्थकों का तर्क है कि जब पूरा कंट्रोल यौन व्यापार में शामिल महिलाओं के हाथ में होगा तो शोषण कम होगा, हिंसा रुकेगी और हाइजीन व सेफ्टी पर निगरानी रखी जा सकेगी। पार्टी का ये भी दावा है कि मौजूदा सिस्टम में यौन व्यापार में शामिल महिलाएं बयान देने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें मारपीट, धमकी और यहाँ तक कि हत्या का खतरा रहता है। वैधीकरण से वे पुलिस और सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगी, लेकिन विरोधी कहते हैं कि ये सोच बेहद ही खतरनाक है। कई सामाजिक संगठन मानते हैं कि वैधीकरण से मानव तस्करी खत्म नहीं होगी, बल्कि उसे एक कानूनी कवर मिल जाएगा। यही बहस इटली में भी चल रही है, जहां 1958 के मर्लिन लॉ के तहत ब्रोथल बंद किए गए थे। वहां भी उस दौर में शोषण, तस्करी और हिंसा की शिकायतों ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया था। आज जॉर्जिया मेलोनी की सरकार में शामिल कुछ दल उसी फैसले को पलटने के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। असल में यूरोप में यौन व्यापार को लेकर कोई एक राय नहीं है। बेल्जियम ने 3 साल पहले इस पेशे को पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज कर दिया और यौन व्यापार में शामिल महिलाओं को लेबर राइट्स दिए। सोशल इंश्योरेंस, सिक लीव, मैटरनिटी लीव, बेरोजगारी भत्ता और पेंशन तक। जर्मनी में यौन व्यापार कानूनी है और वहां भी श्रमिक अधिकार मिलते हैं। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में ये काम रेगुलेटेड है, यानी सरकार की सख्त निगरानी रहती है। वहीं नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड फ्रांस जैसा मॉडल अपनाते हैं, यानी यौन व्यापार में शामिल महिलाओं पर नहीं, ग्राहक पर सजा। पोलैंड, हंगरी और स्पेन में नियम और सख्ती अलग अलग है। यानी कि यूरोप खुद इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाया है कि शोषण रोकने का सही रास्ता है क्या, बैन, रेगुलेशन या फिर वैधीकरण। फ्रांस और इटली की मौजूदा बहस दरअसल इसी असमंजस को दिखाती है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज की सोच का, कि क्या सेफ्टी और अधिकार देकर शोषण रुकेगा या फिर ये एक ऐसे सिस्टम को वैध बना देगा जो अपनी जड़ में ही असमानता और मजबूरी से पैदा हुआ है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में यूरोप की राजनीति और सामाजिक ढांचे को नई दिशा देगा।